तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की सबसे बड़ी 2-3 खबरें हैं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से आज खिताब किया है और अगरचे कहने वालों के मुताबिक इस खिताब में कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी थी। एक तो धमकी आमेज़ मुबैना धमकी आमेज़ मरासले के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ चीदा तफसीलात कौम के सामने रखी, बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़े ऑर्डर भी आ चुका है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने हलफ की और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। बट उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म ने आज कौम से खिताब किया, बराह रास्त खिताब किया, लाइव गुफ्तगू की और धमकी आमेज़ मरासले के बारे में बात की। उसमें 2-3 चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऑन रिकॉर्ड ले आए। एक तो तारीख कि जी 7-8 मार्च को एक धमकी आमेज़ मरासला ख़त जो है मौसूल हुआ, और दूसरा बज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक स्लिप ऑफ टंग था, उनसे एक गलती हो गई। वो कह गए रवानी में, क्योंकि बराह रास्त खिताब था कि अमरीका से हमें धमकी आमेज़ मरासला आया, लेकिन फिर फ़ौरन ही वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसे करेक्ट किया और कहा कि नहीं, अमरीका से नहीं, किसी और मुल्क से, किसी फ़ौरन गैर मुल्क से हमें ये मरासला आया है। लेकिन चूंकि बराह रास्त खिताब था तो नाम उस मुल्क का जो है वो चला गया। अब इस मरासले का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बार फिर वही बात दोहराई कि ये धमकी पाकिस्तान की कौम को है और किसी हुकूमत को नहीं है, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को है। सो हुकूमत का बयानिया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बयानिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया वहीं पे स्टैंड कर रहा है कि अदम एतमाद अभी भी एक गैर मुल्की और आलमी साजिश है और इसके ताने बाने पाकिस्तान में अपोजिशन से जाके मिलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में यह भी वाज़ेह कर दिया कि अदम एतमाद पे वोटिंग 3 अप्रैल को होगी, और साथ ही अपील भी कर दी जो मुनहरिफ अराकीन हैं या जो सोच रहे हैं अदम एतमाद में हुकूमत के खिलाफ वोट डालने के लिए PTI के अपने ही लोग, उनको भी वार्न कर दिया कि ये गद्दार कहलाएंगे, और साथ ही ये भी अपील कर दी कि हर शख्स अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करे और ज़मीर का सौदा ना करे। सो ये चंद एक मोटी मोटी चीदा बातें थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब से। लेकिन इस खिताब से पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें 1 पॉइंट एजेंडा था धमकी आमेज़ मरासला मुबैना, और उसके हवाले से बहुत नपातुला, बहुत कैलकुलेटेड स्टैंड और स्टेटमेंट एक NSC की तरफ से सामने आया। NSC ने कहा कि जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है वो अनडिप्लोमेटिक है और ये कम्युनिकेशन पाकिस्तान के दाखिली मामलात में इंटरफेरेंस है, मुदाखलत से ताबीर की जाती है। ये बड़ा एक नपातुला, बड़ा कैलकुलेटेड और एक सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से और डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव से बहुत बेहतरीन जवाब था। लेकिन उसके बाद जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब भी आ गया। इसके अलावा आज कौमी असेंबली का इजलास हुआ, जहां पे अदम एतमाद पे बहस होनी थी। अपोजिशन 172, 174 का नंबर कौमी असेंबली में आज शो करने में कामयाब हो गई और आज अपोजिशन ने एहतजाज किया कि आज ही वोटिंग करवाई जाए। तमाम अराकीन खड़े हो गए, लेकिन चूंकि बहस का दिन था तो डिप्टी स्पीकर ने कहा कि बहस में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। कौमी असेंबली का इजलास पोस्टपोन कर दिया इतवार को 3 अप्रैल को, जो कि अब वज़ीर-ए-आज़म ने अनाउंस कर दिया है कि 3 अप्रैल को अदम एतमाद पे वोटिंग होगी। सो मामलात कहाँ पे हैं कि अभी भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सर्वाइवल के कोई इम्कानात बाकी हैं या ये बिल्कुल नील के करीब जाके पहुंच चुके हैं। आज ये भी खबरें आ रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफर हुई है कि अदम एतमाद अगर अपोजिशन वापस ले ले तो फिर अर्ली इलेक्शंस अनाउंस किए जा सकते हैं, लेकिन बाद में हुकूमत ने तरदीद कर दी कि इस किस्म की कोई पेशकश नहीं की। तो ये वो सारे मामलात हैं जिन पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बहुत ज़बरदस्त काबिल एहतराम गेस्ट आज मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, सेनेटर हैं मौला बख्श चांडियो साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, आप किस तरह देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान? एक तो उन्होंने 3 अप्रैल अनाउंसमेंट कर दी कि अदम एतमाद पे वोटिंग का दिन है, फिर धमकी आमेज़ मरासला, कुछ तफसीलात उन्होंने आज भी कौम के सामने रख दी। अमेरिका का नाम गलती से उनके मुंह से निकल गया, फिर उन्होंने वाजे कर दिया कि नहीं अमेरिका नहीं, कोई और मुल्क। कैसे देखते हैं आप प्राइम मिनिस्टर के आज के खिताब? पहली बात तो ये अभी मैं अच्छा नहीं समझता
कमज़ोरों पर और जाने वाले और मेहमानों पर हमलावर होना मेरे लिए अच्छा नहीं लगता। जा रहे हैं इमरान खान? वो तो फैसला हो चुका है, नहीं जाएंगे तो चले जाएंगे, जाना तो पड़ेगा। अब इन्होंने आज पूरे एतमाद थे, उन्होंने कहा कि मैं नाकाम बनाऊंगा आपकी साजिश। चले, अभी दुनिया हंस रही है इनके इन बयानात पर। पहले कहते वोट पूरा करें, अब जी गिनती पूरी हो गई, आज वो पूरे बैठे थे 174। अब इसके बाद क्या आप कहना चाह रहे हो? मैं आपको एक ईमानदार ना बताता हूँ। पहले तो जलसे की खबर आपने तकीरों की, खुदा पहाड़ निकला चूहा। मुझे भी इतना दुख हुआ, मैं बैठ गया जलसे की तकीर सुनने के लिए, लंबी चौड़ी तकीर। आप 2 घंटे तक बैठे रहे ईमान से मैंने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनने के लिए। पाकिस्तान के उस मनसब पे बैठा है, मैंने कहा कोई कमाल की बातें होगी। उन्होंने कहा वो तुर्क का पत्ता खेलेंगे, वो मुंह की खाएगी अपोजिशन, और अल्लाह जिंदगी दे शेख रशीद साहब को और कौन से चौधरी फवाद को, उन्होंने सही काम किया है। जिस काम पे लगाए गए थे ना, वो उन्होंने खूब इंतहा तक पहुंचा कर दम ले लिया। उन्होंने कहा जी ये करेंगे वो करेंगे, मैं बैठ गया। मैंने कहा पता नहीं क्या करेंगे, वजीर आज़म है, जलसे हम में हैं, जज्बात में आकर कोई कमाल दिखाएंगे। मैं उदास होकर उठ गया, फिर 5-10 मिनट का जा चलो। अभी आज की तकीर, उस तकीर का भी एक जुमला है, आज भी उसकी तकीर का ये जुमला, क्या मैं जवानों से बात कर रहा हूँ। देखिए जी मैं काम की बात करने लगा हूँ, तो भाई काम की बात करो ना यार, हर जुमले के बाद देखो जी मैं काम की बात करने लगा। काम की बात की है ना प्राइम मिनिस्टर ने, वो बता रहे हैं कि ये आलमी साजिश है और आप लोगों को फंडिंग हुई है देखिए हुकूमत गिराने के लिए। वो अभी वो जो आज मीटिंग हुई है और सब तजिया लगा कह रहे कोई फंडिंग की बात वहां नहीं मानी गई, न ये कहा गया कोई साजिश है, ये भी नहीं कहा गया। उनका मुरासला है, वो कहते हैं मामूल का है, लेकिन उसका लबो लहजा वकार एक खुद मुख्तियार मुल्क के वकार के खिलाफ है, गैर सफारती लहजा है, उसको ठीक करना चाहिए और उसका जवाब ऐसे ही देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, इसमें कहाँ साजिश है, क्या साजिश है, मैं आपको ईमानदार से बात बताता हूँ। वज़ीर आज़म कहते हैं जितनी मैंने चीजें अभी बताई हैं इससे भी ज्यादा खतरनाक कंटेंट पहले दिन से कहते रहे उनको। मैं आपको ये कहता हूँ, अगर वकार से आए या नहीं आए, जैसे भी आ, अब 3.5 साल आप पाकिस्तान के वजीर आज़म रहे हो, तो 3.5 साल तो आपने वजीर आज़म के वकार की तरह बोला नहीं। वो बावकार गुफ्तगू जो वजीर आज़म को ज़ेब देती, वो आपने बात नहीं की। जो बावकार तरीका वजीर आज़म का ज़ेब देता है, वो आपने ऐवान में इस्तेमाल नहीं किया। आपने पार्लियामेंट में मौजूद सियासी पार्टियों मुखालिफिन को बेइज्जत किया, वो तो आपके वकार। लेकिन चलो खान साहब, मेरी छोटे भाई की मान लो, जाओ तो वकार के साथ। आपने कहा इतने लोग आ जाएं, वो तो बिलावल साहब के साथ लाखों लोग आ गए, आप तो नहीं गए। मौलाना फजल रहमान के साथ लाखों लोग आ गए, आप तो नहीं गए। वो मरियम बीबी भी कम नहीं लाई लोग, आप तो नहीं गए। अभी आप खुद का फैसला करो। आप कहते हैं कि ये हो जाए, अभी भाई फिगर पूरी करो। वो जो उनके बुजुर्ग है बोपू, वो बड़ा बोलते थे, पहले मेंबर तो पूरे करे बाबा। आप तो संडे को ऑपोजिशन के मेंबर्स पूरे होंगे, आज हो गए, आज हुए ना, संडे की बताए ना, संडे को वोटिंग इससे ज्यादा होंगे, आज 174 से इससे ज्यादा होंगे। आप देखिए संडे को कितने होंगे टोटल। अभी आप देखिए, अभी वो तो टीवी पे 99 आ रहे हैं, 199 हाँ आ रहे थे। लेकिन मैं और बताता, मैं कहता हूँ अभी तो पीटीआई वाले मुनहर बादशाह आए नहीं, जाहिर नहीं है, उनकी जरूरत भी नहीं। आसिफ साहब बड़े दूरअंदेश है ना, इनको बड़ा वक्त चाहिए उनको सियासी तौर पे शिकस्त देने के लिए। वो कह रहे थे हमारे पास गिनती से ज्यादा वोट है, आज हो गया। और वो सिर्फ इत्तेहादियों पर उन्होंने काम किया, उन्होंने पीटीआई वाले को भगाने की तो बात ही हमने नहीं की। अभी आपने यानी कि संडे को नंबर आप कह रहे हैं पूरे होंगे और ज्यादा होंगे। आज मैं फिर बाकी गेस्ट की तरफ, आज भी पूरी दुनिया बोल रही है, पूरा पाकिस्तान बोल रहा है। मेरा एक मशवरा है खान साहब को, हम खान साहब की जवानी में, क्रिकेट के जमाने में हम परस्तार रहे हैं खान साहब के। मुझे दुख होगा अगर इस अंदाज से चले जाएंगे रुस्वा होकर। इस्तीफा नहीं देंगे, आज कह दिया उन्होंने, खिताब में कह दिया। न दे, मैं तो कह देता हूँ इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। आप जो कहते हो मैं आया क्यों, तो अभी फैसला कर लो, गलत आए थे छोड़ो जान। अभी
जनाब क़य्यूम साहब, सर पहले जरा धमकी आमेज, मुबैना धमकी आमेज मरासला, हुकूमत आप लोगों को इनवाइट करती रही, आपकी पार्टी को इनवाइट करती रही, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फोरम, सबसे आला फोरम, आला तरीन फोरम्स में से एक, लेकिन आपकी पार्टी वहां पे गई नहीं। एक तरफ आपकी पार्टी डिमांड कर रही थी कि जी अगर ऐसा कोई मरासला है तो हमें दिखा दिया जाए। अब वो जब प्रेजेंट करने का, आपको दिखाने का मौका आया, आप लोग वहां से फरार हो गए। इसलिए हुकूमत कह रही है कि चूंकि आप लोग साथ में शामिल हैं इस आलमी साजिश के, इसीलिए आप लोग आज NSC की मीटिंग में नहीं आए। जोना साहब जी देखिए गुरीदा, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं आज की प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुन के मेरा तासुर यही था कि ये फेयरवेल स्पीच थी उनकी, उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकालनी थी, बिकॉज इसमें उन्होंने वोटिंग की डेट भी दे दी है और साथ और भी कोई ऐसी बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने अपने दिल से ये बताया कि मैं क्या करना चाहता था, मेरी क्या इंटेंशंस थी, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं मुल्क को सीधा करने के लिए आया, जो वो हमेशा पहले भी कहते रहे, बहुत सी रेपुटेशन थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चले गए और लियाकत अली खान शहीद हो गए, तो उसके बाद कोई भी कायदे आज़म सानी तो नहीं आया। उतार चढ़ाव मिलिट्री के लोग भी थे, सिविल के लोग भी आए, लेकिन एक बात का क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि उसके बाद ये मिल के 73 का आइन इन्होंने बना दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो मुतफिका तौर के ऊपर बन गया, विच वॉज ग्रेट थिंग फॉर ए कंट्री जिसके अंदर 4 सूबे हैं, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले लोग हैं। अच्छा। अभी आप देखें कि इस आइन के तहत इलेक्शन हुए और खान साहब बन गए, लोगों ने इतराज किया, कुछ माने कुछ नहीं माने, बट व्हाटएवर, लेकिन उन्होंने फाइनली असेंबली को कबूल करके अंदर बैठ गए और उस वक्त सब कुछ हो गया। अब उसी आइन के तहत एक नो कॉन्फिडेंस का मसला आ गया। वही लोग, नो कॉन्फिडेंस कौन करता है? वही जो आपके इत्तेहादियां करते हैं ना, अपोजिशन वाले तो पहले ही नो कॉन्फिडेंस शो करके बैठे होते हैं। तो अगर आपके इत्तेहादियों में, बल्कि आपकी पार्टी के अंदर से लोग हट गए हैं, तो मेरे ख्याल में ऑनेस्ट टू गॉड मैं ये समझता हूँ कि ग्रेसफुली इमरान खान साहब को फौरी तौर पे अगर ये कन्विंस हो गए कि मैं नंबर पूरी नहीं कर सकता तो रिजाइन कर जाते, और अगर नहीं है तो ठीक है, वोटिंग होने दे, वोट हो के अगर आप सुरखरू हो जाते हैं तो गुड एनफ। लेकिन सर ये मेरा सवाल ही नहीं था, मेरा सवाल तो वो धमकी आमेज मरासले का था जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी गया, जहां पर आपके साबिका इदारे के मौजूदा तमाम सरबराहान जो हैं, सारी अफवाज के भी मौजूद थे। तो यानी कि ये तो कम से कम एक्सेप्ट हो गया ना कि जी इस किस्म की चीज मौजूद है। अब कंटेंट क्या है वो एक अलग बात है। देखिए गरीदा, मैंने एहसन इकबाल को सुन रहा था जी। वो कह रहे थे कि हमें हमारे साथ शेयर करें, हमें दिखाएं। अभी भी ये जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है जिसमें कुछ जर्नलिस्ट भी गए हैं, मैंने उनको भी सुना है, उन्होंने कहा कि सियासत सबाक का हमें कोई पता नहीं, हमें नहीं पता कहाँ से आया है, क्या है। देखिए क्या होता है, फॉरेन ऑफिस के पूरी दुनिया में हमारे टेंटिकल्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं और एम्बेसडर्स हैं। वो जितने कॉन्टेक्ट्स होते हैं एवरी डे बेसिस के ऊपर वो टेलीग्राम्स भेजते रहते हैं, कहीं से अच्छी आती है, कहीं से बड़ी ऐसे जबान इस्तेमाल होती है, कहीं से क्या कुछ होता है। तो वो आप टेलीग्राम्स आती हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास भी आती हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहा हूँ 2 वज़ीर आज़म के साथ, वो देखते हैं, वो उसको ऊपर इग्नोर करते हैं जो इन्होंने करना होता है। अभी देखिए जब आप न्यूक्लियर डेवलप कर रहे थे, कितनी धमकियां, ये तो एक ऑफिशियल ने बात की ना, किसी एक ऑफिशियल की बात थी जो कि एम्बेसडर से हुई और एम्बेसडर ने लिख के भेज दिया। बिल क्लिंटन ने खुद टेलीफोन किया नवाज शरीफ को कि जी आपको, और एक दफा नहीं कई दफा किया, तो उन्होंने कहा जी नहीं हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। तो अभी वो ववेला कर देते कि हमारे खिलाफ है। मेरे ख्याल में ये जो मुल्क के अंदर नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस लेटर के साथ, लेकिन लेटर के कंटेंट्स अब अगर जेन्युइन है और हुकूमत के समझती है कि हमें थ्रेट हुई है और ये सारों को पार्लियामेंट में शेयर करते हैं, तो बाखुदा मैं कहता हूँ हम सारे प्राइम मिनिस्टर के पीछे हैं। देयर इज नो क्वेश्चन कि हमारे मुल्क के किसी भी वजीर आजम को या हमारे मुल्क को थ्रेटन करेगा। हम सारे मुहिब्बे वतन लोग हैं और किसी को भी हम, ये अमेरिका को उन्होंने नाम ले लिया, उनकी तो आदत है रिजीम चेंजेस की, इधर का उधर का, लेकिन उनकी बहुत से मुल्क बातें नहीं मानते और इसका मतलब है वो वावेला नहीं करते कि चूंकि ये हो रहा है इसलिए जो मेरी पार्टी के अंदर लोग हैं वो मुझे वोट नहीं दे रहे, या मेरे जो इत्तेहादी हैं वो पीछे हो गए। जो आप लोग पीछे हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि आपका गवर्नेंस का स्टाइल उनको मुताबिक नहीं था, आप इन्फ्लेशन थी, आप यू टर्न लेते रहे, आपने टीम की सिलेक्शन नहीं की, आप हमेशा कहते रहे कि मैं अच्छी टीम सिलेक्ट करूंगा। पाकिस्तान की तो ये बदकिस्मती है, जब भी इंटरप्शन होती है हुकूमतों को 5-5 साल मुकम्मल करने चाहिए,
लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि लेकिन ये एक आईनी तरीका है, ये कुकू नहीं हो रहा। ठीक है आदर करना चाहिए। ठीक है जनरल साहब, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपका तफसीली जवाब इस पे चाहूंगी। एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है, वहां पे यही धमकी आमेज मरासा डिस्कस होता है, बड़ा नपातुला, बड़ा कैलकुलेटेड, बड़ा एक मुतनासिब किस्म का, प्रोपोर्शनेट किस्म का वहां से स्टेटमेंट आ जाता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बराह रास्त लाइव कौम से खिताब करते हैं, अमरीका का नाम गलती से उनसे मुंह से निकल जाता है, फिर उसको करेक्ट भी कर देते हैं। आप इन दोनों चीजों को किस तरह देख रहे हैं? गरीदा, एक बात है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इस लेटर को पेश किया गया और उसके बाद उनका एक एलामिया भी आया, एटलीस्ट ये हमें कंफर्म हो जाती है बात कि लेटर की ऑथेंटिकेशन इज देयर, कोई लेटर कोई ओरिजिनल है, और उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल एक एलामिया भी जारी किया जिसमें यह कहा गया कि अनडिप्लोमेटिक है और इसको प्रॉपर तरीके से टेक ऑफ करना चाहिए ना। जो मैंने स्पीच सुनी है उसमें जो उनका एक कंप्लीट जो पिवट था इस स्पीच का, वो ये था कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आने से पहले ये किसी मुल्क को ये पता था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है और इसको कामयाब होना चाहिए, और अगर कामयाब नहीं होगा तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दैट वाज द उनकी स्पीच का जो मेन क्रक्स है वो ये था कि इसके बाद इसका मतलब ये है कि ये साथ मिलके किसी मुल्क में, आई डोंट नो कि किसने ऑपोजिशन में, तो मिलके ये करके ये तैयार करके कॉन्फिडेंस लाया, और इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं करता। एक तो ये है। सेकंड, व्हाट आई एक्सपेक्टेड कि इस वक्त अगर उन्होंने किसी ने ऑपोजिशन को इनवाइट किया था और या ऑपोजिशन जरूर लेटर देखना चाहिए था, और अगर ये वेरीफाई हो जाता तो कम से कम एक एज ए ज्वाइंट रेजोल्यूशन असेंबली में जरूर आ जाता। चाहे ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्कुल चले, देयर नो डाउट कि आपने किया है, डेमोक्रेटिक राइट है, ठीक, वहां इसको कंडेम करना चाहिए था कि वी एनीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड शुड बी टेकन टू टास्क। ये ज्वाइंट रेजोल्यूशन, इवन आई वुड गो टू एन एक्सटेंड के सेनेट और नेशनल असेंबली कंबाइन भी कर सकते थे, क्योंकि इट्स अ बिग थिंग कि अगर आपको इस तरीके से किसी को चेंज किया जाता है, जिस तरीके थ्रेट किया जाता है, किसने किया, क्या किया, वी लीव इट ऑन वन साइड। उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चलना चाहिए। देन सेकंड बात ये कि वे फॉरवर्ड, यू सी द पॉइंट इज, इस स्टेज पे उन्होंने कहा मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, व्हाट विल यू डू? वन, कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होता है, डेफिनेटली वो तो डेमोक्रेटिक वे है, क्या होगा? ही विल गो टू द स्ट्रीट्स, जो उनकी आदत है, एंड द फाइटर, हमें पता है कि वो फाइट करते हैं, स्ट्रीट पे जाएंगे, जो भी करेंगे, नॉट गुड फॉर द कंट्री। नंबर टू, व्हाट हैपेंस, खुदा ना खास्ता जिस तरीके से मेजोरिटी है, अगर ये जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेल हो जाता है, व्हाट विल हैपन? अगेन स्ट्रीट्स, मौलाना फजलुर रहमान एंड सो ऑल रेडी टू गो फॉर इट, व्हाट हैपेंस टू द कंट्री? ये हमें सोचने की बात है। हमें एज ए पाकिस्तानी ये सोचना है कि वे डू वी एंड, क्या हम बंद गली में जा रहे हैं, इसका कोई वे फॉरवर्ड है? और दिस इज द थिंग आई पर्सनली थिंक, इसके लिए या तो सीनियर पॉलिटिशियन शुड सिट डाउन एंड से व्हाट इज द फॉरवर्ड। जनरल इलेक्शन चाहिए, ओके, जो पहले डिमांड थी वो करें। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि ये उनका ये एक बयानिया है कि जी ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों आया, किसकी बेस पे आया, इसलिए वो इसको कंटेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक एज ए पाकिस्तानी आई फील कि इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। हारिस साहब अभी भी समझते हैं कि इस वक्त चीजें जिस नहज पे पहुंच गई हैं और जितना ज्यादा हाइप आउट हो गया है इस वक्त पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, ये बैठने की गुंजाइश निकल सकती है? क्योंकि कल से यही चीज गर्दिश कर रही है, ऑपोजिशन ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा जी नो एनआरओ, नो फेस सेविंग, नो सेफ एग्जिट। ये आई लीव इट अप टू द पीपल। देखें, बात ये है कि मुल्क के लिए हम सब बैठे हुए हैं, जनरल कयूम बैठे हैं, चांडे साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, हम एज ए पाकिस्तानी बात ये कर रहे हैं कि मुल्क के लिए क्या बेहतर होना चाहिए। क्या स्टेट पावर दोबारा स्टार्ट होनी चाहिए? फिर भी 1-2 महीने के बाद जनरल इलेक्शन अनाउंस होंगे, अगेन सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन। चाहे दूसरी गवर्नमेंट आएगी, उन्होंने भी जनरल इलेक्शन करवाने हैं, तो क्या कोई ऐसा वीडियो वाया मीडिया हम निकाल सकते हैं? देखें, जहाँ आपके सीनियर पॉलिटिशियन चौधरी शुजात टाइप लोग जो सीनियर है, और आई विल गो टू इवन एक्सटेंड के व्हाई नॉट एस्टेब्लिशमेंट, हर जगह बुलाते हैं, अगर कहीं जाके क्लैश हो रहा है, बंद गली में जा रहे हैं, फाइंड अ वे फॉरवर्ड। मुलाकातें तो हो रही है ना, कल रात तक भी हो रही थी मुलाकातें, सबसे हो रही थी। आई लीव इट अ ओपन क्वेश्चन, ये मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली अदर नंबर्स में देयर इज नो डाउट कि द ऑपोजिशन हैज नंबर्स, दे आर गोइंग टू विन इट। अदर आज प्रूव भी कर दिया, थर्ड में संडे को भी यही होगा, बट लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। सर, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म के खिताब खासतौर पे उसमें अमेरिका का नाम लेना गलती से, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप पे, जो कि पहले ही बहुत ज्यादा इस वक्त डाउन स्टेज पे हैं, और कुछ अदम एतमाद के हवाले से संडे को क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं बिगड़े हारिस नवाज साहब, जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब और सेंटर मौलबक चाणियो साहब। सेंटर चाणियो साहब, आप क्या समझते हैं जो वज़ीर आज़म ने आज खिताब में अमेरिका का नाम गलती से ले दिया, फिर उसको करेक्ट भी कर दिया, क्या इसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है? जबकि मरासला हमारे पास मौजूद है, क्या कोई इम्पैक्ट हो सकता है यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप? मैं दो छोटी बातें करता हूँ, फिर आपके हो जाओ। एक बात तो ये कि पाकिस्तानी कौम बड़ी गैरतमंद कौम है। पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे हो या पब्लिक हो, समझदार बच्चा भी होगा तो पाकिस्तान के वकार और खुद मुख्तियारी के मामले में बड़ा जज्बाती होता है। सारे इख्तलाफात भुला जाते हैं। देखिए आप स्कूल पर हमला, आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, जमायतें अपना फर्क भूल गई। जो चीजें जमायतें कर नहीं सकती वो भी किया। अभी भी ऐसा है, अगर ये उधर ही रुख करते तो सारे मामला ठीक हो जाते। और अभी भी अगर कोई यकीन हो जाए पाकिस्तानी कौम को कि मुदाखलत है तो यकीनन। तो यकीन कैसे होगा? आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आपको बुलाते हैं, आप जाते नहीं है खत देखने के लिए। आप मेरी सुनेंगे तो मुझसे भी ज्यादा अहम लोग बैठे थे, आज उनका अलामी आया है, उसमें कहाँ लिखा है? आपसे ज्यादा अहम कोई भी नहीं है, सियासी क़यादत पार्लियामान ही सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन उनको कहाँ उन्होंने अहमियत दी है? ये कि क्या बात कह रहे हैं? इनवाइट किया है आपको एनएससी मीटिंग में, आपको सिर्फ एक को 1 घंटा पहले बताया। ये क्या ऐसी कोई बात होगी? जरूर उनको बताया जाएगा। ये डिसाइड आज सवेरे हुआ था ना कि किस टाइम पे मीटिंग करवानी है, क्योंकि कौमी असेंबली का सेशन भी था। ऐसा नहीं है, 7 दिन पहले खत मिला है, अभी ये क्यों होशियार हुए हैं? 20 दिन पहले, बल्कि तो 20 दिन पहले, 25 दिन पहले। तो फिर सुस्ती तो इनकी है, अपोजिशन पर क्या इल्जाम जाएगा? दूसरी बात, जनरल साहब ने बड़ी अच्छी आइन की बात की है कि हमने ये आइन दिया किसने, उसने कितनी मुसीबतें इस आइन के लिए बर्दाश्त की होंगी, कितनी जिल्लतें बर्दाश्त की जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के बहुत सारे कमजोर सियासतदानों की तरफ से। लेकिन उन्हें दिया, एक मुत्तफिक आइन दिया। वो वतन परस्ती थी, वो कौम परस्ती थी, वो हकीकी कौम परस्त थे पाकिस्तान के। फिर इस आइन का बेड़ा गर्क कर गया इन सब का महबूब मुशर्रफ, ज़ियाउल हक। फिर क्या हुआ? फिर इसको आसिफ ज़रदारी साहब आए, फिर उन्होंने अपनी बर्दाश्त की, सारे पावर अपने से दस्तबरदार करके एक आइन को फिर नए सिरे से दिया। मैं ये कहता हूं, अभी आप बार बार कह रही है गलती से अमेरिका का नाम ले लिया, गलती से। अब आप कह सकती है, लेकिन पाकिस्तान में फिल्में अच्छी बने या न बने, ड्रामे बड़े अच्छे बनते हैं। पाकिस्तानी कौम ड्रामे देख देख कर हर ड्रामे को समझ जाती है। ये भी ड्रामा अभी आप देख लें, ये दोबारा चला है, इसकी तकीर सदर साहब की, वजीर आज़म साहब की। देखिए जैसे ही कहता है वो अमेरिका, फिर हंसता है, हंसते ऐसे कहते तो देखो वो मैंने गलती से ले लिया। फिर गलती से ले लिया, आपने जानबूझ के लिया है। आप तासुर देना चाह रहे हैं, आपको अमेरिका बहादुर उतार रहा है। आपको कोई अमेरिका बहादुर नहीं उतार रहा है, आपको अपना तकब्बर उतार रहा है। आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म का स्लिप ऑफ टंग नहीं था? बिगड़े हारिस आपसे एग्री मैं ऐसा नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये जानबूझ के मुस्कुराना क्या, हंसना क्या, मजाक उड़ाना क्या, जहां भी इनकी गलती हुई है जबान की, वो जबान की गलती नहीं है, इन्होंने जानबूझ के लोगों की तौहीन की है। आप समझते हैं कि इसके पाक अमेरिका ताल्लुकात पे कोई असर हो सकता है? या इसको अगर वो समझ रहे कि मैं जा रहा हूं, बकाया जो हुकूमत होगी वो खुद ही इस मामलात को संभालेगी। लेकिन मैं ये कहता हूं ये गलती नहीं है, जानबूझ के किया गया है। क्योंकि जलसे में कबीर को भुट्टो याद नहीं आया जिंदगी में, जलसे में मवाजना कर रहे थे, ये भुट्टो ने किया। ये में एक भुट्टो खुद मुख्तियार, बीबी भुट्टो की कॉपी करना, नकल करना बड़ा आसान है, भुट्टो बनना बहुत मुश्किल है। भुट्टो बनने के लिए सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला हुसैन की सुन्नत अदा करनी पड़ती है, जो इनके मुकद्दर में नहीं है। हकीकी पाकिस्तान बनेंगे, हकीकी पाकिस्तानी कौम परस्त बनेंगे, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और अपने मुल्क के इदारों से भागना क्या, अपनी असेंबली से भागना क्या, अपनी असेंबली के अपोजिशन से भागना क्या, सारे मसाइल तो खुद खान साहब ने अपने लिए पैदा किए। चलो बात बहुत हो गई है। भला ये लहजा किसने सिखाया है खान साहब को? ये खान साहब को लहजा किसने सिखाया? ये शायान शान लहजा है वजीर आज़म के लिए। वो चूहे, उनकी शक्लें, यार अभी आपसे पूछता हूँ, नाराज मत हो यार, आप नाराज मत हो ना कि मैं आपसे पूछूं। बिलावल साहब का चेहरा वजीर आज़म के चेहरे से अच्छा नहीं है? ये तो आप एक बड़ा जाती नौयत का सवाल वो कर रहे हैं। क्या कह रहा है? चेहरा नहीं देखिए, अब देखिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, आप कह रहे चाह रहे हैं कि बिलावल हैंडसम है ज्यादा। तो फिर प्राइम मिनिस्टर पे भी तनकीद करें ना आप। वो चूहे, उनकी शक्ल, आप कह रहे हैं कि बिलावल हैंडसम है इमरान खान से ज्यादा। ये नहीं कह रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा।
शख्सियतों की बात मैं करता नहीं हूँ, उनकी अमल और किरदार की बात करता हूँ। फजल रहमान को यूं कहना, वो चूहा, उसकी शक्ल देखो, ये तो काबिल मजम्मत है। तो मैं भी इसकी मजम्मत करेंगे कि इस किस्म के जाती ये नहीं कह रहा हूँ बिलावल साहब चाहिए। उनके हसी, ये नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि ये जबान वजीर आज़म के शायान शान है, ये जाती हमले शायान शान है, ये नाम बिगाड़ना शायान शान है। आप वजीर आज़म पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इतनी बड़ी एटमी ताकत के मुल्क के सरबराह हैं, जरा सियासी बात करते जरा। जैसे आज ठंडे मीठे बोल रहे थे, ये अगर 3.5 साल ठंडे मीठे बोलते मसाइल ही कोई नहीं होता है। आपको लग रहा था कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ठंडा और मीठा बोल रहे थे? मुसीबत में थे तो ठंडे नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। असेंबली में जा रहे हैं, गरीदा बीबी असेंबली में बैठा था, असेंबली में जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब यूं बैठे, यूं घेरा काट के उधर अपनी सीट पे जाते। खुदा का खौफ करे, ये कोई बच्चों के खेल है? वो अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान में असेंबली का, उससे तो मिलना चाहिए ना। आज मौलाना असद महमूद ने भी कहा है कि इमरान खान को अपनी वजीर आजम के हटने की उतनी तकलीफ नहीं होगी जितना शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की तकलीफ है। वो देखेंगे करता रहेगा, लेकिन अपने किए का कोई भी नहीं है जवाब। बड़े हर नवाज साहब, ये सवाल मैंने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले भी किया था, मैं दोबारा इसका जवाब चाहूंगी। सेनेटर मौला बख्श समझते हैं कि जो वज़ीर आज़म का आज अमेरिका का नाम ले देना था धमकी आमेज मरासले के हवाले से, वो गलती नहीं थी, स्लिप ऑफ टंग नहीं था, वो जानबूझ के था। आप क्या समझते हैं? और अगर आप समझते हैं कि स्लिप ऑफ टंग नहीं था तो कोई इसका इम्पैक्ट हो सकता है यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप में? बेड़ हारिस, देखें, यूएस पाकिस्तान रिलेशन तो पहले ही मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रेंड हो गए हैं, बिकॉज ये इट इज नोन फैक्ट टू एवरीवन के किसकी तरफ से क्या इंडिकेशन दिए गया, क्या मैसेज कर दिया गया, पूरे कौम को पता चल चुका है। चाहे ना भी आप डिक्लेयर करें तो स्ट्रेंड रिलेशन तो हो चुके हैं, अब और ज्यादा पीक पे चले गए, पर्टिकुलरली हुकूमत के खिलाफ। इससे पहले जो बात होती थी, चले वो तो और बात थी, लेकिन जिस तरीके से इसको पब्लिसाइज कर दिया गया, ज़ाहिर है कि इट शुड बी ऑन द लो एंड, इस पर तो कोई डाउट नहीं है, और ये नहीं होना चाहिए था। आई थिंक नाम लिए बगैर भी जब सबको पता है तो लेना नहीं चाहिए था। अब आई डोंट नो कि उन्होंने जान के कहा नहीं कहा, ये ही शुड अंडरस्टैंड बेटर। और नेशनल टीवी के ऊपर खास तौर कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हो तो नाम नहीं लेने के अलावा हम देवर द वे टू कन्वे, जो उन्होंने कन्वे काफ़ी हद तक कर भी दिया था कि, और सबको पता था कि क्या बात है, जर्नलिस्ट को पता था, इवन ट्वीट्स आने शुरू हो गए थे। ज़ारा नसीम ज़ारा का भी आपने ट्वीट देखे डिफरेंट आ गए थे। साथ ही साथ आई डू एग्री विद मौलाना चांडिल साहब के ये अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज या खास तौर पे नाम लेने किसी के ये नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर वेरी मैच्योर अपॉइंटमेंट, सीनियर अपॉइंटमेंट है, आप डिसेंसी अपनी रखिए, उसके बाद आपने जो बात करनी है, करप्शन की है से जिसने करप्शन की है, जिसने करप्शन की है, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, राइट। बट इफ यू वांट टू नेम एंड देन यू नेम डिफरेंट, ये मेरे ख्याल में नहीं वर्ड करनी, इससे ये आई डू एग्री विद। ठीक है, जनाब अब्दुल कयूम साहब, ये सवाल है कि आपसे, आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का स्लिप ऑफ टंग था अमेरिका का नाम ले देना, इसका कोई इम्पैक्ट होगा अगर ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था तो? देखिए, मैं समझता हूँ कि स्लिप ऑफ टंग तो नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर का ओहदा एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल ओहदा है और उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि मैं रिटन स्पीच भी नहीं करता, मैं ऐसे गुफ्तगू करूंगा। तो वो कई दफा इस तरह भी करते हैं। और दूसरा ये है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात आपके पहले ही लो रैप के ऊपर है, आप ये देखते हैं और ज्यादा खराबी इसमें क्या होनी है। और थर्डली देखिए, समझने की बात यह है कि क्योंकि जनरल साहब अगर नो कॉन्फिडेंस वोट कामयाब हो जाता है तो फिर डिक्लेयर तो ये है कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो फिर सारे मामलात अमेरिका के साथ भी मामलात ठीक करना वो तो फिर आपके वजीर आजम की जिम्मेदारी हो जाएगी ना। या देखिए तो उसको करेंगे ना। बात ये होती है कि जो हुकूमत वक्त होती है उसको हर किसी के साथ, मैंने कल भी टीवी चैनल पे कह रहा था कि जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से किसी ने पूछा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी के पिलर्स क्या होंगे, तो उन्होंने कहा हम किसी के खिलाफ जारियत नहीं करते और हम सबसे दोस्ती रखना चाहते हैं, और स्पेशली उन्होंने कहा नेबर और सुपर पावर्स के साथ। ये हमारे इंटरेस्ट में है, वो चाइना हो या अमेरिका हो या रशिया हो या यूरोपियन यूनियन हो, ये आपकी कामयाबी है। और तीसरा ये कि यूएन के चार्टर के मुताबिक हम चलेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर अंदर हम ऑनेस्टी और फेयर प्ले के कायल हैं, हम उसके ऊपर। और लास्ट पॉइंट उनका ये था कि हम ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड नेशंस के जो है साथ खड़े होंगे। अगर हम पैलेस्टीनियंस की मदद करते हैं तो इजरायलियों की वजह से अमेरिकन नाराज होता है तो होए, और अगर ये उनके अमेरिकन किसी ऑफिशियल ने हमारी एम्बेसी में बैठ के बात की है तो ये जो टेलीग्राम है ये तो हमारी एम्बेसी की होगी ना, ऑर्डिनरीली, मैंने देखी तो नहीं है। और अगर एम्बेसी है
तो उसके ऊपर की अमेरिकन किसी के साइन तो नहीं है, और अगर किसी के दस्तखत भी नहीं है तो ही में से कि आप, मैंने ये नहीं कहा, आपने इसको कैसे इंटरप्रेट किया, या मैंने तो ये जबान इस्तेमाल नहीं की। और अगर वाकई उसने ऐसी जबान की और वी ट्रस्ट अवर डिप्लोमेटिक स्टाफ जो कि वहां बैठा हुआ है, तो हमें स्ट्रांग एक प्रोटेस्ट लॉन्च करनी चाहिए, बजाय इसके कि जलसों में हम इनको लहराएं। तो आप वो यानी कि आपकी बात का क्रक्स ये है कि वज़ीर आज़म से आज स्लिप ऑफ टंग नहीं हुई, लेकिन अगर अमेरिका का नाम ले भी लिया है तो उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप पे। जी हाँ, ऑफ कोर्स देखें, और वो अगर एक फैक्ट भी है, हुकूमत ये समझती है, तो मेरे ख्याल में ये करें। देखिए, इमरान खान साहब के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी वे फॉरवर्ड क्या है, ये ना करें कि मैं हार गया तो मैं सड़कों पे आ जाऊंगा, या अपोजिशन हार गई तो अपोजिशन सड़कों पे आके क्यों आ जाएगी। जब आपका एक आईन है और उसके मुताबिक एक कार्रवाई हो रही है और सबकी आंखों के सामने हो रही है, इमरान खान साहब अगर हार जाते हैं तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें और आगे साल 1.5 साल है उसकी तैयारी करें। और अगर अपोजिशन हार जाती है तो अपोजिशन भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर ले। दैट्स इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, दोनों साइडों के ऊपर इट शुड बी एक्सेप्टेड ग्रेसफुली, और ये कहा जाए कि ये अगले इलेक्शन की तैयारी हो, अर्ली इलेक्शन हो या साल 1.5 साल के बाद हो, उसके ऊपर ये अपनी कारकर्दगी बयान करें और फाइट करें, और फिर दूध और पानी पानी हो जाएगा जब अगले इलेक्शन हो जाएंगे, अगर फेयर हो और वो मैनिपुलेटेड ना हो, और वो उसके लिए ये बार बार ये ना कहे कि वो बंदे आ जाएंगे मुझे मदद करेंगे, ये होगा वो होगा। ये तो अभी जब पीछे हुए हैं तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जो न्यूट्रल होता है वो एनिमल होता है वगैरह वगैरह। देखिए, अदारे गैर जानबदार रहने चाहिए। आपने सेंट्रल मौला बख्तियारियों को हंसा दिया है क्योंकि जनरल अब्दुल कयूम ने भी इस बात को कह दिया है ना कि न्यूट्रल जानवर होता है। जनरल साहब है कोई, जनरल साहब है, उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल, ब्रिगेडियर साहब भी बैठे हुए हैं। जनरल साहब ब्रिगेडियर भी जनरल होते हैं, ब्रिगेडियर भी जनरल है। मैं कहूँ कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि न्यूट्रल वो होते हैं, तो मैं ये नहीं सर, वो नहीं होते, न्यूट्रल जानवर होते हैं अदारे। तो आप या तो पता नहीं समझी नहीं मेरी बात। नहीं, मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ, लेकिन आपका जवाब मुकम्मल हो गया। मैं ब्रेक ले लूँ जनरल साहब? मैं न्यूट्रल के लफ्ज पे आप हंसी है ना, तो मैं समझा नहीं कि क्यों आप हंस रही हैं। ये तो इमरान खान साहब ने कहा है ना कि जो न्यूट्रल होते हैं वो मतलब है उनको, वो तो यही कहते हैं कि या इधर हो उधर हो। अब ये अदलिया या एस्टेब्लिशमेंट तो ऐसे नहीं कर सकती ना कि आप या इस तरफ हो या उस तरफ। जनरल साहब है, ये जनरल साहब है, हर मसले का हल इनके पास है, हर टॉपिक में बोल सकते हैं। ठीक है सर, इसमें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से भी सवाल करते हैं। सेंट्रल मौला बख्तियारियों साहब, जनरल अब्दुल कयूम साहब मौजूद है हमारे साथ। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है आज सेंट्रल मौला बख्तियारियों साहब, जनरल अब्दुल कयूम साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम पर ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी कि जो भी, और जनरल अब्दुल कयूम ने बड़ी अच्छी बात की कि जिस भी पार्टी को, जिस भी फरीक को डिफीट हो नो कॉन्फिडेंस में, वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर ले अपनी डिफीट, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो। बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर अपोजिशन कामयाब हो जाती है, और आपने कहा कि आपको लग रहा है कि नंबर्स इनके पास हैं, तो व्हाट नेक्स्ट? आपको लगता है कि अपोजिशन के पास कैपेबिलिटीज हैं कि जो मुल्क को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, सिक्योरिटी के, इकोनॉमी के, बाकी सब चीजों के, खारजा पॉलिसी के, वो अपोजिशन इसको टैकल कर सकती है? ना, इसमें मेरे 1-2 पॉइंट है। नंबर 1 जो है ना, वो बात करते हैं जो नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में वो लेटर में लिखा हुआ है कि अगर नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होता है तो फिर हम बड़े कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स व्हाट इज इसका, मैंने जो स्पीच में देखा वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि उस मुल्क को ये मालूम था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इज कमिंग, और इसलिए साथ ये अपोजिशन ने मिलकर ये की है, और इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं रॉन्ग हूँ, जनरल कयूम माइट बी एबल टू से करेक्टली। इसके बाद नाउ द पॉइंट इज, ये मैं सबसे बहुत अहम क्वेश्चन है जो मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि जो भी इमरान खान की गवर्नेंस वीक थी, ये इकोनॉमिक क्राइसिस है, महंगाई बुरी है, डू द अपोजिशन हैव सर्टेन बेस्ट सोल्यूशन कि हम आएंगे? रोड मैप क्या है? इतने रोड मैप, इतने 4-5-6 पार्टी जो इकट्ठी हैं, जो कि अल्टीमेटली अपोजिशन में अपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी लड़ेंगी, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, क्या उनके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है कि जी हम प्राइस भी डाउन कर लेंगे, पेट्रोल डाउन कर लेंगे, हम इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बेहतर कर लेंगे, मुल्क में बिल्कुल कुछ ये डॉलर 100 से 180 के बजाय हम 140 पे ले आएंगे? सर 185 पे हो गया आज डॉलर, और 185 पे, तो क्या ये 155 पर आ जाएगा,
یا یہ زیادہ مشکل ہوگا اور پھر عمران خان کا بیگیج اگر یہ کریں گے اور عمران اس کو ایکسپلائٹ کرے گا تو ہو ول بی ونر. ونر مینس کہ ہو کوڈ کنونس دا پیپل کہ جی یہ ابھی یہ تھا, اب یہ اور 6 مہینے میں زیادہ حالات خراب ہو گئے ہیں, مے بی دے کانٹ کنٹرول اٹ, اٹ گوز ان دیئر فیور, یا وہ پی ٹی آئی کی فیور میں جاتا ہے. دیز آر بگ کوسچن وچ آئی وڈ آسک مولا بخش چانڈیو صاحب کو جنرل صاحب کو اس کا آنسر دینے کے. میں اس کے بعد مولا بخش چانڈیو صاحب کی طرف ہی جا رہی تھی. سر آپ کیا کہیں گے, روڈ میپ ہے اگر ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نے جب ضیاء الحق نے ایوب خان نے اس ملک میں ایک بحران سی کیفیت پیدا کی تو پیپلز پارٹی آئی اور اس بحران کو مقابلہ کیا اور ملک سنبھل گیا. پھر ضیاء الحق نے آ کر اس ملک کا تہس نہس کر دیا, روایتیں تبدیل کر دی, ایک عجیب و غریب سیاسی کلچر متعارف کرایا. پیپلز پارٹی آئی, ہر گند کو صاف کرنے کے لیے پیپلز پارٹی آتی ہے اور ملک سنبھل جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن ابھی تو پی ایم ایل این آئے گی نا, پی ایم ایل این آئے گی. ابھی میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں. ارے میں آپ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کا تجربہ بہت ہے. جنرل الیکشن بھی تو ہونے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پارٹیاں آئیں گی, جنرل الیکشن کرائیں گی. کتنے عرصے میں؟ فوراً کرائیں گی. آپ دیکھیں مطلب 1 مہینے میں 3 مہینے میں ہے 1 سال, لیکن وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں. پہلے تو اصلاحات لائیں گے انتخابی, جو میں نے سنا ابھی کیونکہ میں اس فورم میں نہیں بیٹھتا ہوں, اصلاحات لائیں گے انتخابی. کتنا عرصہ لگ سکتا ہے سر؟ تھوڑا عرصہ لگے گا, سال تو نہیں لگے گا, 5-6 مہینے اتنا لگ سکتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی بحرانوں میں آئی ہے اس ملک میں اور بحران پہ کنٹرول کیا ہے. نون لیگ بھی 2 بار پاور میں آئی ہے, اس نے بھی بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں. کامیابیاں ناکامیاں الگ کی بات ہے. مولانا صاحب ہیں, وہ بھی بڑے جہاں دیدہ انسان ہیں, انہوں نے بھی ایک صوبے میں حکومت کر کے دیکھی ہے, پاکستان میں بڑے کمال دکھائے ان کی سیاست نے بھی. تو میں سمجھتا ہوں ایسے غیر سنجیدہ نہیں ہے. پہلی بار یہ حکومت آئی ہے جو انتہائی غیر سنجیدہ. پہلے دن سے حارث صاحب مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن پہلے دن سے ان کی بیان میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, حارث صاحب جیسے ہی وہ حکومت میں آئے کہا میں ایوان صدر کی بھینسیں بیچوں گا. واہ کیا کمال کا بیان تھا. چلیں سر پرانی باتیں ہو گئی نا, یہ پرانی نہیں ہے. نہیں سولوشن کیا ہے سر, روڈ میپ کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں, یہی تو اسی پہ تو آیا ہوں. پہلے تو بیماری بتا رہا ہوں, جو بیماری بتائیں گے وہی علاج بہتر کریں گے. وہ سنجیدہ نہیں تھے, یہ تینوں جماعتیں سنجیدہ ہیں. 2 جماعتوں کو تو باقاعدہ حکومت کرنے کا تجربہ ہے اور ایسا ملک بحران میں. سر کتنے عرصے میں آپ فوڈ انفلیشن کم کر دیں گے, پیٹرول کم کر دیں گے, ڈالر کم کر دیں گے, کتنے عرصے میں؟ اب ایسا کریں, پہلے تو ہم مجھے وزیر اعظم کروائیں, پھر میں آپ کو یہ ٹائم ٹیبل اپنا دے سکتا ہوں. اس وقت تو نہیں دے. وزیر اعظم تو آپ لوگ بنوانے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس وقت ہم صرف امید ہے اور یقین ہے مجھے, یہ تجربے کار پارٹیاں ہیں. انہوں نے آتے ہی کہا میرے پاس ایک ترم خان ہے, میں ان کی عزت کرتا ہوں, میں اسے بولنے میں ان کا نام لے رہا ہوں, اسد عمر صاحب, وہ آئیں گے اس بحران کو حل کر. اس کو یہ نکال دیا, آتے ہی نکالا, ناکام ہو گئے. ہر منسٹری کے وزیر کو نکالا, وہ جی یہ جائیں گے ریلوے میں, بیڑا غرق ریلوے کا, یہ جائیں گے ہوا بازی میں, وہاں بیڑا غرق. پیپلز پارٹی نون لیگ ایک تجربے کار لوگوں کی پارٹیاں ہیں. یقین یہی ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگوں کی مدد فرما اور اس مصیبتوں میں سے, مشکلات میں سے لوگوں کی جان کو نجات دو. ہو سکتا ہے بحران پہ قابو پا لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, لاسٹ چند ایک منٹ ہے ہمارے پاس. عبدالقیوم صاحب, روڈ میپ کیا ہے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف یا مسلم لیگ نون میں سے کوئی بن جاتا ہے جیسا کہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے, روڈ میپ کیا ہے؟ کتنے عرصے میں مہنگائی کم, پیٹرول سستا, ڈالر کم ہو جائے گا, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, روزگار بڑھ جائے گا, سب چیزیں؟ لوڈ شیڈنگ ابھی شروع ہو گئی ہے سر دوبارہ. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا امپیکٹ تو یہ آئے گا کہ سیاسی ماحول میں شائستگی آئے گی, اور کوئی حکومت کی طرف سے کم از کم لوگوں کے نام بگاڑ کے چوہے کہنا یا کسی کو گالی فساد یا یہ جو کرتے ہیں, یہ چیز ایک طرف سے تو ختم ہوگی. اپوزیشن والے کرتے رہیں گے یا جو بھی ہے, نمبر 1. نمبر 2, ان کی ایفرٹ تو یہی ہوگی کہ آپ الیکٹرل ریفارمز کے لیے سر جوڑ کے بیٹھیں اور یہ دیکھیں, چونکہ مین پرپز ہے فیئر الیکشن کرانے کی اس کے بعد, اور فیئر الیکشن ہو کہ جو حکومت آئے, خواہ وہ عمران خان صاحب کی حکومت آئے, اس سے بھی بڑا پرپز ہے عوام کو ریلیف دینا. سر اس وعدے پہ آپ لوگ نو کانفیڈنس لے کے آئے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ 90 دن کے اندر ہم کایا پلٹ دیں گے اور ریلیف ہو جائے گا تو یہ جھوٹ ہوگا نا. یہ جتنے حالات خراب ہے اس کو, بٹ آئی کین ایشور یو کہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے ان دی لانگ رن الیکشنز کے بعد,
और वो उनके पास अपनी मेजॉरिटी है, वो गवर्नमेंट बनाते हैं, तो सबसे पहले ये स्लाइड बैक जो है इकोनॉमिक्स के अंदर जो एडवर्स हो रहा है वो रोकेंगे। यानी कि सर इमीडिएट रोड मैप किसी के पास भी नहीं है, सब इंतजार कर रहे हैं कि आम इंतखाबात कब होंगे, मैंडेट मिलेगा, फिर चीजें ठीक करेंगे। यानी कि कम से कम सूरत हाल अगले 2 साल तक ठीक होने वाली नहीं है, कम से कम सर। नहीं आप देखिए, जो हुकूमत में बैठेगा आके वो मुल्क को चलाने की, हुक्मरानी को बेहतर करेगा, अपने तौर के ऊपर ये रिफॉर्म्स होंगी। और लेकिन आप ये सोचें जो परमानेंट हुकूमत आएगी फिर इलेक्शन के बाद, उनके पास मैंडेट होगा, वो स्ट्रांग होंगे, वो अपोजिशन के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, टाइम खत्म हो चुका और मुल्क को आगे। सर्जन टॉप टाइम खत्म हो गया। ब्रिगेडियर हारिस क्विकली प्लीज आप कुछ एक जुमला बोलना चाहिए। आई जस्ट वांटेड टू से कि इससे बेहतर होता कि 4-5 महीने में अर्ली इलेक्शन होते, दोनों पार्टी मैनिफेस्टो लाती, इनका बैगेज सामने आता, तो इनको तो कंट्रोल करते ना। अब तो वजीर आजम को तो साईं वजीर आजम को तो समझाते, अपनी जबान को रोके। वजीर आजम को तो बोले कि 2.5 महीने वजीर आजम लगते, वो तो एक दिन भी वजीर आजम नहीं लग रहे थे, कैसे चलते होते वजीर आजम। टाइम खत्म हो चुका। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर मौला बख्तियारियो साहब, जनरल अब्दुल कयूम साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही। आई सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे 4 अप्रैल। 3 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी होगी, फैसला हो चुका होगा कि वजीर आजम इमरान खान हैं या नहीं है। उसके बाद इंशाल्लाह आई सी यू इन द प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज।